हेलो बच्चों, होम साइंस में आज का आपका अगला टॉपिक है स्नायु संस्थान के भाग व कार्य। तो स्नायु संस्थान के भाग व कार्य क्या हैं? शरीर के प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित एवं नियमित रखने में स्नायु संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे शब्दों में यह संस्थान शरीर के अन्य सभी संस्थानों की उचित कार्य विधि पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। अतः शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान इस तीनों भागों में बांटा जा सकता है। पहला है केंद्रीय स्नायु संस्थान। इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा सुषुम्ना आते हैं। दूसरा है परिधीय स्नायु संस्थान। इसके अंतर्गत मस्तिष्क व सुषुम्ना से निकलने वाले सभी स्नायु नाड़ियाँ आती है। तीसरा है स्वायत्त स्नायु संस्थान। इसके अंतर्गत स्वेच्छा से कार्य करने वाली स्नायु नाड़ियाँ आती हैं। यह मस्तिष्क के नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। अब दूसरा टॉपिक आप लोगों का है केंद्रीय स्नायु संस्थान। इसमें क्या है, ये केंद्रीय स्नायु संस्थान के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला है इसका मस्तिष्क। ये मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य संचालक है। ये विभिन्न अस्थियों से निर्मित खोपड़ी के खोखले के अंदर सुरक्षित रहता है। इस खोखले को कपाल भी कहते हैं। लगभग 18 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। इस समय इसकी लंबाई के सामने से पीछे तक लगभग 35 सेमी चौड़ाई, बाएं और दाएं लगभग 12/1/2 सेमी तथा मोटाई लगभग 3 सेमी होती है। इसका भार पुरुषों में लगभग 1/2 किलोग्राम तथा स्त्रियों में लगभग 1 किलोग्राम होता है। प्रति क्षण सोते एवं जागते समय शरीर मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे सोते सोते भी मच्छर के काटने पर अंगों की सूचना मस्तिष्क में पहुंचती है तथा मस्तिष्क उस अंग को मच्छर हटाने या अंग हिला देने का आदेश देता है। इस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता शरीर के अन्य विभागों में परस्पर सामंजस्य बनाए रखना मस्तिष्क का ही कार्य है। मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियों की परत का एक आवरण चढ़ा होता है जो निम्न है। पहला इसमें है दृढ़तानिक या ड्यूरामेटर। यह सबसे ऊपरी झिल्ली है जो घने तंतुओं से बनी हुई मोटी व कड़ी होती है तथा कपाल अस्थियों में से ढकी होती है। इसके भीतरी सतह जो होती है वह चिकनी होती है। दूसरा है आपका जलतानिका। यह आवरण ड्यूरामीटर के नीचे अर्थात मध्य वाला होता है। यह बहुत पतला व कोमल होता है। तीसरा है आपका मृदुतानिक। यह सबसे अंदर की झिल्ली है जो मस्तिष्क से चिपकी रहती है। यह पहली व दूसरी अर्थात दृढ़तानिका या वे जलतानिका की अपेक्षा अधिक कोमल व पतली होती है। इस झिल्ली में रक्त की शिराएं जो होती हैं वो फैली रहती हैं जिनके द्वारा मस्तिष्क का पोषण होता है। यदि आप मस्तिष्क के तीनों आवरणों को हटाकर देखें तो एक मटमैले रंग का पिलपिले से पदार्थ का बना हुआ मस्तिष्क दिखाई देगा। इसके मुख्य 4 भाग हैं। पहला है इसका बृहद मस्तिष्क। इसमें क्या है कि ये मस्तिष्क के ऊपरी बाहरी क्षेत्र को बृहद मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह समस्त मस्तिष्क का लगभग 3/5 भाग होता है तथा बाएं व दाएं गोलार्ध में विभक्त होता है। इन दोनों भागों के मध्य में एक गहरी दरार होती है जिससे कपास में दोनों विभाजित होते हैं, किंतु नीचे से ये एक श्वेत पदार्थ के तंतु के बंधन
के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे महासंयोजक कहते हैं। इन गोलार्धों की बाह्य रचना में धूसर रंग की कोशिकाएं होती हैं तथा आंतरिक रचना से श्वेत रंग के अच्छधन तंतु होते हैं। इसमें धूसर पदार्थ की मोटाई जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग से तथा बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग से संबंध रखता है। बृहद मस्तिष्क में बाहर की ओर बहुत से उभार एवं गहराई होती है। इन उभारों का चक्रांग तथा गहराइयों को सीट कहते हैं। इनका उभार व गहराइयों के कारण गोलार्ध अखरोट के गिरी के समान होते हैं। दोनों गोलार्ध पुनः कई खंडों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक खंड शरीर के किसी अंग विशेष से संबंधित रहता है तथा उसे अपने नियंत्रण में रखकर उसके कार्यों को संचालित करता है। इन खंडों को केंद्रक कहते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र धूसर रंग के प्रांतस्थ भाग में स्थित होते हैं। कुछ मुख्य केंद्र निम्न प्रकार हैं, जैसे सामने वाला भाग सोचने, विचारने व स्मृति विवेक से संबंधित केंद्र है। इन केंद्रों की संख्या अनेक है, जिनके अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं। हृदय, फेफड़ों, आंतों व विभिन्न इंद्रियों आदि के कार्य बृहद मस्तिष्क के विशेष केंद्रों द्वारा नियंत्रित व संचालित किए जाते हैं। बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना तथा उन अंगों को विशेष प्रकार से गतिशील व क्रियाशील बनाना बृहद मस्तिष्क का विशेष कार्य है। शारीरिक क्रियाशीलता के अतिरिक्त सोचने, समझने और स्मरण शक्ति, विवेक, विभिन्न भावनाएं, संवेग आदि की उत्पत्ति मस्तिष्क द्वारा ही होती है। संवेदनाओं को ग्रहण करना तथा अंगों को संचालन करके उन्हें क्रियाशील रखना मस्तिष्क के मुख्य कार्य हैं। शारीरिक कार्यों का संचालन, इच्छा तथा संकल्प करना, स्मरण रखना आदि कार्य भी करता है। यह मस्तिष्क ज्ञान एवं जैसे बुद्धि का केंद्र है। इसमें हमें सोचने, समझने व सीखने की शक्ति उपलब्ध होती है। मानवीय व पाशविक प्रवृत्तियों का भेद इसी मस्तिष्क द्वारा ही होता है, जैसे घृणा, प्रेम, दुख व भय आदि संवेगों की उत्पत्ति का केंद्र स्थल भी यही है। मस्तिष्क का अत्यंत कोमल अंग प्रकृति ने इस खोपड़ी की अस्थियों की दृढ़ संदूकच्ची में रखकर बहुत सुरक्षा प्रदान की है। अतः हल्की फुल्की चोट या धक्के का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु गंभीर चोट लगने से इसका जो भाग क्षतिग्रस्त होता है, इससे संबंधित अंगों की कार्य क्षमता पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। कभी कभी स्मरण शक्ति का नष्ट होना, नेत्र की ज्योति चली जाना, बेहोशी तथा मृत्यु तक की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मस्तिष्क के दाएं भाग के क्षतिग्रस्त होने से बाएं भाग तथा बाएं भाग के क्षतिग्रस्त होने से शरीर का दायां भाग जो होता है वो प्रभावित होता है। अर्थात यह भाग अपने से संबंधित अंगों की संवेदी तंत्रिकाओं को न तो सूचना ग्रहण कर सकता है, न ही प्रेरक तंत्रिकाओं को आदेश दे सकता है। फलस्वरूप उस भाग के अंगों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है आप लोगों का लघु मस्तिष्क। लघु मस्तिष्क में क्या है? लघु मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों के कार्यों का उठने, बैठने, चलने फिरने, दौड़ने आदि पर जो होता है नियंत्रण रखता है। यह शरीर के संवेदनाएं केंद्र को भेजता है, जिसके फलस्वरूप शरीर का संतुलन बना रहता है। शरीर की कुछ गतियां इस प्रकार होती हैं कि किंतु जिन पर चेतन रूप से हमारा ध्यान पराया नहीं रहता। जैसे चलते समय एक के बाद दूसरा पैर उठा कर रखना पड़ता है, किंतु उस समय हमारा ध्यान पैरों की ओर न होकर कहीं अन्य होता है, फिर भी चलते जाते हैं। ऐसे स्थिति में इस गति पर लघु मस्तिष्क ही नियंत्रण रखता है। जब कभी इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि जब लघु मस्तिष्क बृहद मस्तिष्क की सहायता करता है, चलते, दौड़ते, झुकते या नृत्य करते समय शरीर विशेष प्रकार से गतिशील होते हुए भी उसमें एक प्रकार का संतुलन जो होता है वह बनाए रखता है।
जो व्यक्ति को अस्वाभाविक रूप से गति करने या गिरने से बचा लेता है। इस स्थिति में बाह्य मस्तिष्क जब अंगों का विशेष आदेश देता है, जब लघु मस्तिष्क को उसकी सूचना प्राप्त हो जाती है, वह सतर्क होकर उस क्रिया के समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार हो जाता है। लघु मस्तिष्क में चोट लग जाने पर अथवा कोई विकार उत्पन्न हो जाने से उसका अंगों का संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार हो जाता है। लघु मस्तिष्क में चोट लग जाने अथवा कोई विकार उत्पन्न हो जाने से उसके अंगों से कोई नियंत्रण उड़ जाता है, जिस पर पैर लड़खड़ाने लगता है। अन्य अंगों की क्रियाएं, अंगों की गतियां अनियमित हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, जिससे शरीर का संतुलन रखने में कठिनाई होती है। चोट लग जाने पर व्यक्ति मूर्छित भी हो जाया करता है। तीसरा है आपका मज्जा सेतु। यह लघु मस्तिष्क के सामने श्वेत स्नायु सूत्रों का बना हुआ एक मेहराब सा होता है, उसे मज्जा सेतु कहते हैं। यह सुषुम्ना शीर्षक को बृहद मस्तिष्क से जोड़ता है तथा लघु मस्तिष्क के दोनों भागों को मिलाता है। बृहद मस्तिष्क के स्नायु सूत्री इसे सेतु या फूल से होकर जाते हैं। इसमें जो है 3 स्नायु नाड़ियों के केंद्र पाए जाते हैं, जैसे 5वीं नाड़ी, 6वीं व 7वीं नाड़ी के केंद्र हैं। यहाँ से स्नायु मंडल के भिन्न भिन्न भागों को चल जाते हैं। चौथा है आपका सुषुम्ना शीर्षक। सुषुम्ना शीर्षक को मस्तिष्क पुच्छ अथवा मज्जक भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है तथा यह सुषुम्ना या मेरुरज्जु अथवा सुषुम्ना नाड़ी का आरंभिक भाग है। इसका आकार चौड़ा व आयताकार होता है। यह मस्तिष्क को सुषुम्ना से जोड़ता है तथा सुषुम्ना नाड़ी से कुछ मोटा होता है। ये ऊपर की ओर बृहद मस्तिष्क, पीछे की ओर लघु मस्तिष्क से नीचे सुषुम्ना से जुड़ा रहता है। स्नायु संस्थान के अन्य अंगों के विपरीत इसका बाह्य श्वेत पदार्थ तथा आंतरिक भाग धूसर पदार्थ से निर्मित होता है। यह मस्तिष्क का अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण भाग है। यही एक मुख्य भाग है जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया तथा रक्त संचालन आदि पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तथा शरीर के ताप का नियमन करता है। मस्तिष्क से कुछ नाड़ियों के जोड़े आरंभ होते हैं जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं नाड़ियों के केंद्र इसी सुषुम्ना शीर्षक में स्थित होते हैं। इन नाड़ियों को कपाल नाड़ियाँ भी कहते हैं। ये नाड़ियाँ मस्तिष्क से निकलकर सुषुम्ना शीर्षक में से गुजरती हुई ये विभिन्न शाखाओं, प्रशाखाओं में बंटकर नीचे की ओर और निरान का जाल बिछा देती है। इनकी क्रिया का प्रभाव एक प्रकार से रेलगाड़ी ब्रेक के भांति होता है, अर्थात यह आंतरिक अंगों की क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार धीमी कर सकती है। सुषुम्ना में से होकर भी जो संवेदी व प्रेरक नाड़ियाँ आती जाती हैं, उन्हें पहले इसी सुषुम्ना शीर्षक से गुजर कर फिर मस्तिष्क की ओर आना जाना पड़ता है। अगला है बृहद मस्तिष्क के कार्य। तो बृहद मस्तिष्क के कार्य क्या है? यह बाह्य संवेदना ग्रहण करना तथा तदनुसार उसे संवेदना से संबंधित अंगों को विशेष क्रिया के लिए आदेश देना। दूसरा है इसका स्मरण शक्ति व कल्पना शक्ति बनाए रखना। तीसरा है बच्चों क्रिया से रहने की प्रेरणा प्रदान करना। चौथा है बुद्धि व ज्ञान देना, बुद्धि व ज्ञान केंद्र पांचवा है सोचने, समझने व सीखने व विवेकपूर्ण कार्य करने व समझने की प्रेरणा देना। छठवां है निर्णय शक्ति प्रदान करना। सातवां है शरीर में तीव्र एवं ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन केंद्र। बृहद मस्तिष्क से विकार उत्पन्न होने से व्यक्ति जीवित रह सकता है।
श्वास ले सकता है, बैठा बैठा देख सकता है किंतु समझ नहीं सकता, मुंह में भोजन डालने पर निगल सकता है किंतु भोजन उठाकर मुंह में नहीं रख सकता। यहाँ तक कि यदि आप उसे बैठा हुआ छोड़ दें तो उसे बिल्कुल छेड़े नहीं तो वह बैठा बैठा कर मर जाएगा, किंतु उसमें कोई ऐच्छिक क्रिया नहीं हो सकेगी। लघु मस्तिष्क के कार्य, इसके कार्य क्या है? यह शरीर के विभिन्न पेशियों के संचालन में संतुलन व नियमित बनाए रखना, विभिन्न पेशियों के मस्तिष्क द्वारा ये भेजी गई जो प्रेरणाएं होती है वह पहुँचाना, उसकी प्रेरणाओं के पहुँचाता है। तीसरा है ऐच्छिक मांसपेशियों की गति व चेष्टाओं को नियंत्रित रखना। चौथा है शारीरिक संतुलन। मुख्य केंद्र लघु मस्तिष्क के नष्ट या क्षतिग्रस्त होने से शरीर में लकवा मार सकता है, जिससे शरीर की क्रियाशीलता या तो समाप्त हो जाती है अथवा क्रियाशीलता में विकृति उत्पन्न हो जाती है। शराब या अन्य नशीले पदार्थों का लघु मस्तिष्क पर ही विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर का लड़खड़ाना, अटपटा बोलना, अस्वाभाविक रूप से देखना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सुषुम्ना शीर्षक के कार्य, इसके कार्य क्या है? ये सुषुम्ना शीर्षक का मुख्य कार्य मस्तिष्क का सुषुम्ना से संबंध बनाए रखना है। जीवनदायिनी अनैच्छिक क्रियाओं, श्वास लेना, रक्त परिसंचरण एवं हृदय गति पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इन अंगों में कोई विकार उत्पन्न होने अथवा चोट लग जाने से स्मरण शक्ति विलीन हो जाती है अथवा तुरंत मृत्यु हो जाती है।